हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी ऑडिट का पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 पार्ट्स पहले ही हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लस साथ में हम सी ए फाइनल और सी एफ ए लेक्चर्स भी यूट्यूब पे डालने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप सी ए फाइनल और सी एफ ए लेक्चर्स के सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग यहाँ पर ले सकते हैं फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 29। इसमें दिया गया है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। Mr. XYZ Company, auditor of the Goodwill Education Foundation, a recognized NPO, feels that standard on the auditing need not to be applied as Goodwill Education Foundation is a non-profit making concern. Compliance with the standard on auditing. As per the subsection 9 of the section 143 of Companies Act, every auditor shall comply with the auditing standard. Further, as per the subsection 10 of the section 143, central government may prescribe a standard auditing or any addendum as recommended by the Institute of Chartered Accountant of India. बेसिकली हर ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, और सेक्शन 10 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस्क्राइब करे हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और जो रिकमेंड किए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। बेसिकली कंसल्टेशन करके और एग्जामिन करके NFRA के थ्रू। It is provided that until any auditing standards are notified, any standard or the standard of auditing specified by the Institute of Chartered Accountants shall deemed to be accounting standard। ये बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई नहीं होते और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बनते नहीं, तो बेसिकली जो वो स्टैंडर्ड्स होंगे वो डीम टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, वो भी माने नहीं जाएंगे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। The preface to be standard auditor give the scope of the standard on auditing. As per the preface, SC will apply whenever an independent auditor carried out there is the independent examination of financial information or information of an entity. ऐसे बेसिकली अप्लाई होंगे इंडिपेंडेंट ऑडिट पे, और बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एंटिटी के अकॉर्डिंग, और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी और जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म्स के हिसाब से काम करेगी। जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी एक एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन, और डिस्चार्जिंग देयर एसेट्स, और डिस्चार्ज करते हुए उनके एसेट्स फंक्शन जो ड्यूटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी इंश्योर करेगी जो ऐसे फॉलो किए जा रहे हैं, और जो ऑडिट की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। इस स्टैंडर्ड में बेसिकली क्लाइंट क्या एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, तो ऐसे शेल भी अप्लाई, ऐसे अप्लाई होंगे, और ऑडिटर की ड्यूटी होगी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हिसाब से कि वो फेल करे डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी को अगर नॉन कंप्लाइंस हो रहा है उसका ऐसे के हिसाब से। Nixon Limited is a subsidiary of Ajanta Limited, whose 20% share have been held by central government, 25% by the Uttar Pradesh government, and the 10% by the Madhya Pradesh government. बेसिकली 55% शेयर गवर्नमेंट ने हायर कर रखे हैं, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ए गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी होगी वो कोई भी कंपनी होगी जिसमें 51% जो शेयर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड नहीं करती, या स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट पार्शली सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर, और ये सब्सिडरी कंपनी होगी गवर्नमेंट कंपनी की। इस केस में जो अजंता लिमिटेड है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसने 20% शेयर हेल्ड कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 25% यूपी गवर्नमेंट ने, और 10% एमपी गवर्नमेंट में। टोटल बेसिकली आपके 55% शेयर्स हो गए जो सारे गवर्नमेंट से मिलकर हेल्ड कर रखे हैं। सो एज पर द सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो ऑडिटर होगा गवर्नमेंट कंपनी का वो अपॉइंटेड किया जाएगा। बेसिकली जो ऑडिटर होगा गवर्नमेंट कंपनी का वो अपॉइंट किया जाएगा कैग के द्वारा। और जो निक्सन लिमिटेड है एक सब्सिडरी है इसकी अजंता लिमिटेड की, निक्सन लिमिटेड की सब्सिडरी है अजंता लिमिटेड की, और जो ऑडिटर है निक्सन लिमिटेड का वो बेसिकली कैग अपॉइंट करेगा। जो ऑडिटर ऑफ द पी है वो इनवैलिड माना जाएगा इस केस में, क्योंकि जो पी है उसको कोई भी असेप्टेंस नहीं है डायरेक्टर की निक्सन के थ्रू, लेकिन ना तो वो काम कर रहा है और ना उसको उसके हिसाब से कोई राइट है काम करने का।
Mr. Amar, a chartered accountant, bought a car finance at 7 lakh by the Chaudhary Finance Limited, which is not a holding of the Charan Limited and Das Limited. He has been statutory of the Das Limited, continue to be even after taking the loan. So indebtedness देखेंगे तो person is not eligible for the appointment as a auditor of company if he is indebted to the company as a subsidiary or its holding of such holding excess of the 5 lakhs. In given case, Mr. Amar is disqualified to act as a auditor under the one section 41 of the as per the independent to the Chaudhary Finance Limited more than 5 lakh. Also, according to the limited, he is also disqualified to work as a chairman of the Das Limited. He has to vacate his office as a statutory auditor of Chaudhary Finance. 5 लाख से ऊपर का है तो सब्सिडरी का भी ऑडिटर नहीं बन सकता और जो उसके द्वारा काम किया गया पूरा इनवैलिड माना जाएगा. MNP company purchased a machinery for the 1 crores. The state government guaranteed the company subsidiary of 40 lakhs to meet the partial cost of machinery. The company credited the subsidiary received from the state government to its statement of P&L for the year ended. बेसिकली उसने एक परचेज़ की मशीनरी 1 करोड़ की और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसको सब्सिडी दी 40 लाख रुपए की पार्शियल कॉस्ट ऑफ मशीनरी को मीट करने के लिए. कंपनी ने क्रेडिट की सब्सिडी जो रिसीव हुई है उसको स्टेट गवर्नमेंट से अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में. सो अकाउंटेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट के अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट ट्रीटमेंट होगा नेचर ऑफ ग्रांट का, अगर वो स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स के रिलेटेड है तो बेसिकली उसकी प्राइमरी कंडीशन एंटरप्राइज क्वालिफाई करेगी, परचेज करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी या एसेट्स को एक्वायर करेगी. 2 मेथड हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के ग्रांट से रिलेटेड. पहला फर्स्ट अल्टरनेटिव मेथड होगा जो ग्रांट आपकी शोन की जाएगी बैलेंस शीट में होगी एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस वैल्यू ऑफ द एसेट्स कंसर्न. बेसिकली आपकी एसेट में शोन की जाएगी एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस वैल्यू ऑफ द एसेट. अगर ग्रांट आपकी रिकग्नाइज की गई है P&L में यूजफुल लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट्स के थ्रू या रिड्यूस ऑफ द डेप्रिशिएशन चार्ज करके, अगर आपकी ग्रांट रिकग्नाइज की गई है P&L में तो आपकी यूजफुल लाइफ बताई जाएगी डेप्रिशिएबल लाइफ ऑफ द एसेट्स के हिसाब से और डेप्रिशिएशन चार्ज आपका उसमें से घटाया जाएगा. और सेकंड अल्टरनेटिव कैसे काम करेगा? बेसिकली वो डेफर्ड इनकम मान लिया जाएगा ग्रांट को और वो रिकग्नाइज की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. और अगर डेप्रिशिएशन आपका चार्ज हुआ है एसेट्स पे तो आपकी जो डेफर्ड इनकम पेंडिंग बचेगी उसको आप स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में डिस्क्लोज करोगे और जो डिस्क्रिप्शन है आपको उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल सकते हैं. तो इस केस में जो MNP कंपनी है उसको सब्सिडरी मिली है गवर्नमेंट से 40 लाख रुपए की अपने पार्शियल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी को मीट करने के लिए. कंपनी क्या करती है? क्रेडिट करती है अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में वही चीज़. जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ग्रांट का जो उसको पार्शियल कॉस्ट ऑफ मशीनरी के थ्रू मिला है वो करेक्ट नहीं है और जो ऑडिटर बेसिकली एडवाइस करेगा कंपनी को कि करेक्ट करो अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रांट को. और जो ड्यूटी है ऑडिटर की क्वालिफाई करने की रिपोर्ट को ये बेसिक कॉन्ट्रिब्यूशन में आएगी और इसका इम्पैक्ट लेके देखा जा सकता है. 31. X has its registered office at Bombay. During the current accounting year, it is shifted its corporate office to Delhi. The managing director of the company wants to shift the company's books of account to Delhi because he holds the view that there is no legal bar in doing so. Shifting of the books of the accounts. As per the section 181 of Companies Act, every company shall keep at the registered office proper books of account. हर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस मेंटेन करते रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. इट इज़ परमिसिबल दैट फॉर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी केप्ट एट सच प्लेस इन द इंडिया और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड. अगर वो बेसिकली ये परमिशन है उसको कि इन बुक्स ऑफ अकाउंट को कहीं भी रख सकती है पूरे इंडिया में और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है इसके रिगार्डिंग कि ये डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन कंपनी को 7 दिन के अंदर डिसीजन फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास कि उन लोगों ने अपना बुक्स अकाउंट कहाँ पे रखा है और पूरा उसका एड्रेस देना पड़ेगा. बेसिकली एक्स लिमिटेड के केस में जो मेंटेन की गई है बुक्स अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में मुंबई में वो मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ नॉट अलाउड टू शिफ्ट बुक्स अकाउंट टू द दिल्ली. मैनेजिंग डायरेक्टर अलाउ नहीं कर रहा उसको दिल्ली में बुक को शिफ्ट करने के लिए. डिसीजन इन दिस वे आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई केसेस में डिसीजन नहीं लिया है तो नोटिस इज ऑल्सो गिवन टू रजिस्ट्रार. तो इस केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को. A partnership firm revalued its fixed assets like land and building. The firm advocated disclose the revalued amount in the balance sheet. Disclosure of the revalued of fixed assets of the partnership firm. As per the SA AS 10
Accounting for the fixed asset, revalued amount substitute for the historical cost of the fixed assets. रिवैल्यू अमाउंट बेसिकली आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है किसकी, फिक्स एसेट्स की, और जो मेथड अडोप्ट किया जाता है कंप्यूट करने के रिवैल्यूड अमाउंट को या नेचर ऑफ इंडिसेस को, तो वो बेसिकली आपका एक अप्रेजल वैल्यू होती है। और जो एक्सटर्नल वैल्यू इसमें इन्वॉल्व होता है और जो फिक्स एसेट्स आपकी रिवैल्यू अमाउंट पे शो की जाती है उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिवैल्यूड करती है फिक्स एसेट्स को बिल्डिंग और लैंड के हिसाब से, और एडवोकेटली डिस्क्लोज करती है रिवैल्यूड अमाउंट को एक बैलेंस शीट में। और जो फर्म है वो डिस्क्लोज नहीं करती मेथड को जो अडोप्ट किया गया है उसके द्वारा एक कंक्लूजन पर आने के लिए। तो कंक्लूजन क्या बोलता है, द फर्म है डिस्क्लोज द रिवैल्यूड अमाउंट इन द बैलेंस शीट। जो फर्म है डिस्क्लोज कर सकते हैं रिवैल्यू अमाउंट एक बैलेंस शीट में, और जो मेथड और नेचर है इसका बेसिकली वो डिस्क्लोज नहीं होगा। और एक्ट ऑफ द फर्म है कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर द फिक्स एसेट्स, वो हमारा देखा जाएगा। जो ऑडिटर अप्रूव नहीं करेगा डिस्क्लोजर पार्टनरशिप फर्म में, और वो बेसिकली रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। आर्क एंड कंपनी आर ऑडिटर ऑफ द पी क्या लिमिटेड। Ark and Company are the auditor of the PKWare Company Limited. The manager director of the company demand the copies of the working paper from the auditor. Are the auditor bound to oblige the managing director? आर के कंपनी का ऑडिटर है पी क्या वार लिमिटेड का, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, डिमांड कर रहा है कॉपी ऑफ द वर्किंग पेपर ऑडिटर से। जो ऑडिटर है वो बेसिकली क्या ओब्लिग्ड है कि मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉपी दें। बेसिकली एज पर दैस 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, जो वर्किंग पेपर है प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, और ऑडिटर की मर्जी है उसको देना चाहे या नहीं देना चाहे पेपर्स को। इस केस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी को डिमांड कर रहा है कॉपी वर्किंग पेपर के ऑडिटर से, तो उसको बेसिकली राइट तो नहीं है कोई भी ऑब्टेन करने का वर्किंग पेपर्स को ऑडिटर को। और ये बेसिकली ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑडिटर में एट इज डिस्क्रिप्शन अगर वो देना चाहे तो उसका पोर्शन दे सकता है पेपर का, या एक्सट्रैक्ट कर सकता है वर्किंग पेपर्स को मैनेजिंग डायरेक्टर को पी लिमिटेड। Auditor is not bound to oblige the managing director by supplying the copies of working paper. Basically उसकी बाउंडेशन नहीं है कोई भी उसको देने की। Concept of the joint audit discusses advantage and disadvantage. Joint audit basically practice है, एक practice appointed by the chartered accountant as a joint audit to wide spread of the big companies and corporations. जो joint audit basically implies की जाती है आपके resources को pool करके एक firm से ज़्यादा के resources को आप pool कर देते हो एक expert job करने के लिए given time period में, जो difficult होती है अकेले करना। ये बेसिकली शेयरिंग और टोटल वर्क होता है। मोर देन वन ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू ऑडिट द लार्ज एंटिटी, और जो सच ऑडिटर are called the joint auditor. Joint auditor has the collective responsibility to report on the financial statement. Joint auditor deals with the duties, rights, and the professional responsibility of the joint audit. Joint auditor should also follow the principle of the division of work and the coordination while conducting the joint audit. Advantage क्या है, pooling and sharing of the expertise, advantage of the mutual consultation, lower workload, better quality of the work performance, improved service to a client, displacement of the auditor of the company and taken over the obligate. In respect of the multinational company, work can be spread using the expertise in the local firm are in the better position to deal with the detailed work. लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी, लो कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, सेंस ऑफ द हेल्थी कंपटीशन बेटर परफॉर्मेंस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है जॉइंट ऑडिट की, फीस आपकी शेयर की जाती है, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है उनके बीच में, जनरल सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम ऑडिटर, और द प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेशन करने में, एरिया ऑफ द वर्क कॉमन होते हैं तो नेगलेक्टेड कर दिए जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी होती है लाइबिलिटी ऑफ द वर्क डन में, और क्लियर डेफिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है नहीं होती। Question 3. Discuss the following. Sailing on the number of audits in the company to be accepted by the auditor. As per the section 141 of the Companies Act prescribe the person who is in the full employment elsewhere, or the person or the partner of the firm holding the appointment as its auditor. If the such person or partner at the date of such appointment or the reappointment holding the appointment as a auditor more than 20 companies other than other person company, endowment company, private company, or less than 100 crore. In case of the firm of an auditor, it has been further provided that the specific number of the company shall be constructed as a number of the companies specified for the every partner of the firm who is not in the full-time employment elsewhere. The limit of the 20 company per person in case of the audit firm having the 3 partners, overall limit is 60 company audit. Sometime a chartered accountant is a partner in the number of auditing firms.
In such case, all the firms in which he is partner और प्रोप्राइटर विल टुगेदर एंटर टू बीस कंपनी ऑडिट. बेसिकली वो बीस ऑडिट कर सकता है जो कितनी फर्म से पार्टनर हो. और जो ओवरिंग सेलिंग है कंपनी ऑडिट्स पर वो बेसिकली अलॉट होते हैं 20 के बीच में और उसके अफेयर्स के बीच में. नेक्स्ट है फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी ऑडिट. As per the section 139 of the Companies Act, any casual vacancy in the office of auditor shall, in case of the company other than the company whose are accounting audited by the CAG, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें फिल करेंगे 30 डेज़ के अंदर प्राइवेट कंपनी के अंदर. और जो कैजुअल वैकेंसी है अगर वो रेजिग्नेशन या अपॉइंटमेंट के थ्रू हुआ है तो वो बेसिकली जनरल मीटिंग होगी 3 मंथ्स के अंदर, वो रेकमेंड करेगी बोर्ड को. अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो इस केस में कैग जो आपकी वैकेंसी फिल करेगा, कैग डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेम. बेसिकली अगर गवर्नमेंट कंपनी है आपकी तो सबसे पहले तो कैग करेगा विद इन 30 डेज़ में. अगर कैग फिल नहीं करता तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे. इन द जॉइंट ऑडिटर ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम. बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है इसकी कि साथ में आपको उसको जो काम दिया गया है वो तो होगा ही, और जॉइंट है उसके लिए भी वो लाइबल होंगे. सेम ही क्वेश्चन है. Star Limited was incorporated on 1/8/15 and the Mr. T, who is related to the chairman and the managing director of the company, appointed as a auditor by the board of directors on their meeting 4/9/15. So there are two issues arising out of the situation. First one is appointment of the first auditor by the board of directors, and the second is relation of the such auditor with the chairman of the company. तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर है वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग है, जो अपॉइंटेड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा विद इन द 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर ये फैक्ट बेसिकली इसमें बोर्ड फेल हो गया अपॉइंट करने के लिए तो डेट ऑफ इंफॉर्मेशन के टाइम इसमें बोर्ड फेल हो गया, नहीं कर पाया वो, तो 1/8/15 को जो अपॉइंटमेंट है वो ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 4/9/15 तक करेगा. तो जो बोर्ड फेल हो गया अपॉइंट करने में तो अब मेंबर ऑफ द कंपनी 90 डेज़ के अंदर करेंगे ईजीएम के थ्रू. Appointment of Mr. T is not valid under the circumstances. Second issue related to the relationship of auditor, chairman MD becomes reputant. Mr. A, auditor of the AAS by the board to fill the casual vacancy that arose to the death of the original appointed in AGM. Mr. A also resigned on the health ground during the tenure of the appointment. Board filled the vacancy by the appointment through an पास रेजोल्यूशन. बेसिकली एएएस में मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया था, जो पिछले वाला ऑडिटर था वो उसकी बेसिकली डेथ हो गई थी और मिस्टर ए भी रिज़ाइन करना चाहते हैं हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से. तो इसमें बताओ कि बोर्ड कैसे फिलिंग करेगा कैजुअल वैकेंसी को. अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है तो बोर्ड उसको फिल करेगा 30 डेज़ के अंदर. अगर वो डेथ रेजिग्नेशन वगैरह की वजह से है तो जनरल मीटिंग में बेसिकली उसको 3 मंथ्स के अंदर जो होगी उसमें किया जाएगा. इस प्रेजेंट केस में मिस्टर ए ने रिज़ाइन किया है और जो वैकेंसी फिल्ड बाय बोर्ड एंड द वैकेंसी गोज बाय रेजिग्नेशन कैन नॉट बी फिल्ड बाय द बोर्ड इटसेल्फ. सच अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट द जनरल मीटिंग. मिस्टर ए वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ओरिजिनल मैटर ऑफ द रिलेवेंट सिचुएशंस. Cause of vacancy resignation, then power to appoint shall be vested with the general meeting. बेसिकली जनरल मीटिंग के द्वारा ही वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं. बोर्ड इसको अगर करेगा इनवैलिड होगा. Mr. A, shareholder of the company, pointed out that the goodwill in the balance sheet of the company has appeared on the same figure during the past 3 years. Premium received on the issue of the share prior to the date of the balance sheet has been transferred to the statement of P&L account for arriving the figure of commission payable to MD. सो बेसिकली एज पर द प्रोविज़न ऑफ AH-26 जो इंटेंजिबल एसेट्स आपके कैरिड किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे या लॉसेस पे. सो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा इंटेंजिबल एसेट्स का, वो सिस्टमेटिक बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा यूजफुल लाइफ में. और अगर रेपुटेटेड प्रिजम्पशंस है और यूजफुल लाइफ आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की तो 10 ईयर से ज़्यादा की नहीं हो सकती. अगर आपका एसेट अवेलेबल है तो बेसिकली कंपनी अमोटाइज करेगी उस गुडविल की वैल्यू को पास 3 ईयर्स में और वो बेसिकली इंडिकेट करेगा फैक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट.